नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स का के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर्स का क्या रोल था, 1991 के बाद में क्या रोल था और एट प्रेजेंट करंट में उसका क्या रोल है। तो पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं है कि इसका एक डायग्राम दे रखा है, चार्ट्स दे रखा है, उसके आधार पर कभी पब्लिक सेक्टर बहुत ऊंचाइयों पे था, फिर उसके बाद में डाउनफॉल हुआ, फिर अपग्रेड हुआ। तो इस तरीके से ये डाउनवर्ड अपवर्ड इसमें चलता रहता है। 1991 से पहले क्या था, कहने का मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ जो है 1947 में, 1947 में, तो 1950 के बाद में 1950 के आसपास जो पब्लिक सेक्टर्स का रोल था वो 100% जो है पब्लिक सेक्टर का रोल था। प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम था। अर्थात प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, प्राइवेट सेक्टर के लोग, क्योंकि जो भी चीज़ डिसाइड होती थी, प्राइस वगैरह डिसाइड होती थी या कोई आइटम्स डिसाइड होता था, कोई प्रोडक्ट डिसाइड होता था, इट इज़ डिसाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, पब्लिक सेक्टर डिसाइड करता था। सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सारे गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग थे। 17 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, वो 17 के 17 डिपार्टमेंट्स जो है पब्लिक सेक्टर्स के थे। अर्थात उसमें प्राइवेट सेक्टर्स की कोई भी भागीदारी नहीं थी। तो क्या किया उन्होंने, तो सबसे पहले उसको जो है प्राइवेट लोग तो पैसा लगाते नहीं थे। अब प्राइवेट लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, तो अब तो सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई, पब्लिक सेक्टर की हो गई। तो पब्लिक सेक्टर्स को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अतः सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा जितना भी था आपका स्ट्रक्चर्स, वो पूरा किसको फॉरवर्ड करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर को करना पड़ा। तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, उसमें पब्लिक सेक्टर ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए। अर्थात उसके पास जो भी रिसोर्सेज थे उनका ऑप्टिमम जो है यूटिलाइजेशन किया, अधिक से अधिक यूटिलाइज किया। उन्हीं रिसोर्सों से अपने जो है सारे पब्लिक सेक्टर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, सबको डेवलप किया उसने। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों तक जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाए। तो गवर्नमेंट को तो करना ही करना है, पब्लिक सेक्टर को तो करना ही करना है। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा तो पब्लिक सेक्टर को करना पड़ेगा वो। तो ये किया। तो सबसे पहले उन्होंने वही कहा, पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वाज क्रिएटेड टू अचीव टू टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, टू अपीयर टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना स्पीडली, टू अचीव a more equitable distribution of income and wealth among different societies, different sectors of the societies. The role of the importance of public sectors in the society has been changing with time. समय समय पर चेंज होता रहा है। Its roles of the development of country over period of time can be समराइज्ड एज फॉलोइंग। तो ये है पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जब 1947 से लेकर के 1991 तक जो है सारा पब्लिक सेक्टर ही जो है हावी था। तो पब्लिक सेक्टर ने ही अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए थे, किसमें, अपने सारे जो है रिसोर्सेज थे उनको यूज करते हुए। तो एट द टाइम ऑफ द independence, India suffered from actual shortage of the heavy industries such as transport, communication, electronics, generations, irons and steels,
oil, oil refineries, heavy engineering, etc. Because a huge investment requirement and long gestation period, यानी कि जो जितने भी बड़े जो इंडस्ट्रीज थी उनमें ह्यूज अमाउंट लगती थी। अब ह्यूज अमाउंट प्राइवेट सेक्टर यूज़ नहीं करता था, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। प्राइवेट सेक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए इन्वेस्ट करने से, तो गवर्नमेंट ने इनको अपने अंडरटेकिंग करके और इनका डेवलपमेंट किया, अर्थात इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उसने डेवलप किया। बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग gestation पीरियड, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट विलिंग टू एंटर दीज एरियाज, यानी प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, अपनी इच्छा नहीं दिखा रहा था, अपनी भागीदारी नहीं ले रहा था। द ड्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स वॉज असाइंड बाय द पब्लिक सेक्टर, तो उसकी पब्लिक सेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो इनको डेवलप करे, विच इज डिस्चार्ज क्वाइट एफिशिएंटली, इनको अच्छी तरह से और इफेक्टिव जो है डेवलप करे। रीजनल बैलेंस, रीजनल बैलेंस का मतलब है हमारा कि देखो रीजनल बैलेंस, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली जितनी डेवलप है उतना देखा जाए तो देहरादून डेवलप नहीं है। उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड में देहरादून उतना डेवलप नहीं है, हालांकि दिल्ली भी एक तरह से कैपिटल है और कैपिटल देहरादून भी है उत्तराखंड की। तो अगर एज अ कंपैरिजन देखा जाए तो देहरादून इज नॉट डेवलप एज वेल एज दिल्ली की अपेक्षा अगर देखा जाए तो देहरादून इतना डेवलप नहीं है। दैट मीन्स क्या है, इम्बैलेंस, रीजनल बैलेंस नहीं है, यानी सभी जगह एक जैसा नहीं है। अब प्राइवेट आदमी से कह दिया जाए कि तुम जाकर के जो है हल्द्वानी में इंडस्ट्री डेवलप करो, या रुद्रपुर में जाकर के जो है डेवलप करिए अपनी इंडस्ट्रीज, या बिहार में जाकर के डेवलप कीजिए, तो प्राइवेट सेक्टर तैयार नहीं होगा। अब जब प्राइवेट सेक्टर नहीं तैयार होगा तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो रीजनल बैलेंस को बनाए रखे, अर्थात उन एरियाओं को भी वो डेवलप करे। तो ये है कहने का मतलब रीजनल बैलेंस। अर्लियर प्राइवेट सेक्टर वॉज हेजिटेंट टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज और द रिमोट एरियाज ड्यू टू लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी होने के कारण इन बैकवर्ड एरियाओं में, जैसे मैंने नाम लिया बिहार है, रुद्रपुर है, उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िले हैं, या लखनऊ को ही देख लें, लखनऊ इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना कि दिल्ली डेवलपमेंट है। तो दिल्ली में लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन बजाय कंपैरिजन ऑफ द लखनऊ, ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ द बस्ती, कंपैरिजन ऑफ द देहरादून, कंपैरिजन ऑफ द ये रुद्रपुर, तो इनमें इसका मतलब रीजनल बैलेंस नहीं है, आप इक्वलिटी नहीं है, बराबरी नहीं है। इसलिए जो है बैकवर्ड एरियाओं में प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड टू एक्यूरेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, इसलिए उन एरियाओं का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो पिछड़े रह गए। तो मैनी न्यू इंडस्ट्रीज वर सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन दिस एरिया, तो गवर्नमेंट का काम होता है, पब्लिक सेक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पर इन इंडस्ट्रीज को जाकर के डेवलप करे। तो गवर्नमेंट के द्वारा तब ये डेवलप की जाती हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या है, इट्स सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ह्यूज कैपिटल, इन चीज़ों में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होती है। भाई अगर मान लो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना है आपको तो बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर इसके लिए डजंट एग्री नहीं होगा। तो जब वो प्राइवेट सेक्टर डज नॉट एग्री टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड एक्सेप्ट,
ह्यूज कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो एंड लार्ज बेस ऑफ द रिक्वायर्ड टू फंक्शन इकोनॉमिकली सच एरियाज वीक वर टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर। तो इनकी पब्लिक सेक्टर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है कि वो इन एरियाओं का भी डेवलपमेंट करे। रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक कंसंट्रेशंस, only few industries houses in private sector had invested a large scale। एक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर का लिमिटेड एरिया, वो जो है लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर जो है कैपिटल इंडस्ट्रीज में जो है इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ह्यूज अमाउंट कांट बी इन्वेस्टेड। लार्ज स्केल रिजल्टिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ कैपिटल इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में ही थी कैपिटल की व्यवस्था। एज अ रिजल्ट मोनोपोली इंक्रीज, इससे क्या है, मोनोपोली इंक्रीज होती है एंड लीड टू इन इक्वलिटी ऑफ द इनकम, इससे क्या होता है, इनकम में उनकी में भिन्नता होती है। टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द पब्लिक सेक्टर सो दैट लार्ज स्केल डिविजन्स ऑफ इनकम एंड मनी अमंग वर्क एंड लेबर इज डन। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो सपोज दैट टाटा कंपनी को जो है रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया, अब रोड में इन्वेस्ट कौन करेगा, टाटा कंपनी करेगी, या एक तरह से अंबानी भाई को दे दिया रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम। अब रोड भी बनाएगा वो, तो पैसा भी इन्वेस्टमेंट वही करेगा और साथ ही साथ वो टोल भी वसूल करेगा। तो टोल वसूल करेगा तो इसका मतलब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, जितना उसने इन्वेस्ट किया है उससे कई गुना वो पैसा टोल वसूल करेगा। तो टोल वसूल करेगा तो उससे क्या, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, क्या कि टोल गवर्नमेंट वसूलेगा, जो पैसा रोड बनाने में लगा है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये है। अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस का मतलब होता है, फर्स्टली पब्लिक एंटरप्राइजेज वर एस्टेब्लिश्ड इन प्रोडक्शंस ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट विच वर अर्लियर imported from other countries and survival enterprises were also established to promote export of the goods. It increased the foreign currencies reserve a lot. Very important role was assigned to public sector, but its performance was far from satisfactory, which factories government to the rethinking on public enterprises। कहने का मतलब ये है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये हो गया एक के स्थान पर दूसरा। सपोज दैट प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथ, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कोई इंडस्ट्रीज है, या पब्लिक सेक्टर्स के हाथ में कोई जो है इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो इसको बंद करेगी, या दूसरा क्या करेगी, किसी के हाथ में दे देगी, दूसरे प्राइवेट सेक्टर को दे देगी कि आप चलाइए, हम जो है अपना पैसा इतने % तक इसमें लगा रहे हैं, या जो है अपना क्या है इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर कम करके प्राइवेट सेक्टर को कुछ हिस्सा उसका कुछ शेयर डिपूट कर देगा, बेच देगा। तो इस तरीके से जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस है। इसके बाद में पब्लिक सेक्टर्स ने 1991 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, 4 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस थी। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स को जो है के लिए कुछ छूट दी गई, कुछ ढील दी गई उनको, ताकि जो है प्राइवेट सेक्टर्स भी जो है हमारी कंट्री में आ सके, बिजनेस कर सके। तो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कुछ लिबरलाइज हुई, तो एलपीजी लाई। एलपीजी आप लोगों ने सुना ही होगा,
क्या है? एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी पॉलिसी लेके आई, जिसे हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री एमएम सिंह, मनमोहन सिंह उस समय पे इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो लेकर के आए थे इस पॉलिसी को। उन्होंने क्या किया, पब्लिक सेक्टर्स को कम किया, यानी रिडक्शन किया। रिडक्शन इन नंबर ऑफ द बिजनेस रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 70 to 8, 17 से लेकर के वो 8 पे आ गए। यानी बाकी के 9 इंडस्ट्रीज को उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। और बाद में वो घटते घटते 2001 में केवल 3 रह गए। यानी बाकी के 5 डिपार्टमेंट्स भी उन्होंने अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैंड ओवर कर दिए। यानी अपनी हिस्सेदारी, अपना उन्होंने क्या किया, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने पैसे कम लगाए, अपने शेयर कम किया और प्राइवेट का शेयर ज़्यादा किया। तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ द बिजनेस रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8, पहले वो 17 to 8 तक लाए, उसके बाद में 2001 में ओनली फॉर 3। अब 3 में भी कौन कौन से हैं? दीज 3 इंडस्ट्रीज आर एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। एक तो रेलवे डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा, एक एटॉमिक और एक एनर्जी पावर, मतलब कहने का मतलब डिफेंस मिनिस्ट्रालय को, उस मिनिस्ट्री को अपने पास रखा, और एक रेलवे को और एक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को। तो ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे। तो इनका क्या किया, रिडक्शन किया उन्होंने, कम किया इनको, कम करके, जिससे कि जो है हमारे इकोनॉमिक स्थिति डेवलप हो सके। हालांकि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी वो इस इकोनॉमिक पॉलिसी को लाए और बाद में हमारे देश में इकोनॉमिक पावर अच्छी हो गई, इकोनॉमिक स्थिति ठीक हो गई। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, ये भी मेमोरेंडम MOU लाए वो। अंडर दिस पब्लिक सेक्टर वॉज प्रोवाइडेड विद ग्रेटर ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट लेज डाउन, गवर्नमेंट ने अपने रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को, पॉलिसीज को, उससे पहले क्या था, 1991 से पहले क्या था, लाइसेंस नीति चलती थी। अगर आपको बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेने के बाद में लाइसेंस के शुल्क भी हुआ करते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने उनको कम किया, लाइसेंस नीति को समाप्त किया, लाइसेंस में कुछ जो शुल्क होता था उसको भी कम किया। तो इस तरीके से, तो ग्रेटर ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट लेज डाउन परफॉर्म टारगेट फॉर द मैनेजमेंट and gives the greater autonomy these unit to hold by the management accountable to this result। तो वो जो है MOU लेकर के आए थे, ठीक है ना। तो MOU क्या होता है, MOU एक जो है गवर्नेंस होता है, एक तरह से एक सर्टिफिकेट्स होता है, लिखा हुआ होता है, जिसे जो है MOU इस अवधारणा के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर के टारगेट निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, टारगेट तक पहुंचने के लिए फुल फ्रीडम दी जाती है, ताकि जो है प्रबंधक अपने लायबिलिटी को समझ सके, अपनी आंसरेबिलिटी को समझ सके। AMU के माध्यम से जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कमिटमेंट है, वो पूरा किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट या पब्लिक सेक्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया और प्राइवेट सेक्टर्स को उसका जो है, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में उसको दे दिया। तो यह है, इक्विटी शेयर्स ऑफ सम पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेज वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स ने क्या किया, अपने इक्विटी शेयर होल्डर थे, इक्विटी शेयर थे, वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दिए, या प्राइवेट सेक्टर्स को क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए, बेच दिए। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूव्ड
मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिससे कि वो मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि पब्लिक सेक्टर्स के लोग उसको अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको प्राइवेट हाथ में दे दिया। ठीक है ना। प्रोफेशनल मैनेजर्स अब उसका वो करेंगे, मैनेज करेंगे, तो वो अच्छी तरह से मैनेज होगा। तो मैनेजरियल पावर परफॉर्मेंस इज बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर्स को अपने शेयर्स सोल्ड कर दिए। रीस्ट्रक्चर्स एंड रिवाइवल, रीस्ट्रक्चर्स एंड रिवाइवल का मतलब गवर्नमेंट के जो ऐसे एंटरप्राइजेज थे जो बंद पड़े थे या अच्छी तरह से नहीं चल रहे थे, प्रॉफिटेबल नहीं थे, तो उसके लिए क्या किया, ऑल द पब्लिक सेक्टर सिक यूनिट, जितनी भी बीमार यूनिट पड़ी हुई थी या बंद पड़ी हुई थी या जो सही तरीके से चल नहीं पा रही थी, रेफर टू बोर्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए BIFR लेके आई गवर्नमेंट, एक बोर्ड बना दिया गया जिससे कि उन बीमार इकाइयों को चलाया जा सके। यूनिट्स विच वर पोटेंशियल viable were restricted and which could not be revived were closed down by the board। अगर कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो चल सकती थी, उनको उन्होंने चलाया, डेवलपमेंट कराया, उसके लिए BIFR का गठन किया गया, बोर्ड का गठन किया गया, और जो चलने लायक नहीं थी उनको क्या किया, बंद कर दिया गया। तो ये जो है रोल ऑफ चेंज इन रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स, ये आज हमने पढ़ा। एक बार इसको तुरंत रिव्यू कर लेते हैं दोबारा। चेंज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, 1991 से पहले सारे प्राइवेट सेक्टर नहीं हुआ करता था, पब्लिक सेक्टर्स ही हुआ करता था। गवर्नमेंट अपने जो है 5 ईयर्स स्कीम्स चलाती थी, जिसमें ये डिसाइड करती थी कि अगले 5 वर्षों में हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ 5 स्कीम्स प्लान्स में चलते थे, 5 ईयर प्लान्स में। तो पंचवर्षीय योजना चलती थी, उसके अंतर्गत वो जो है अपने सारे स्ट्रक्चर्स को बना कर तैयार कर। तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो 1991 से पहले या स्वतंत्रता के समय जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना था उसमें प्राइवेट सेक्टर ने पैसे लगाने से मना कर दिया। तो अब क्या करेगी, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, तो गवर्नमेंट को तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही है। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किया, रीजनल बैलेंस लाई। रीजनल बैलेंस का मतलब इक्वलिटी, ठीक है ना। एक प्रदेश या एक स्थान दूसरे स्थान से इनबैलेंस ना हो कुल मिला करके, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर्स ने, बैकवर्ड एरियाओं में कुछ लोग पैसा लगाते, प्राइवेट लोग पैसा लगाते नहीं थे, और जो डेवलप्ड एरिया हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाता था। तो ये इनबैलेंस रहता था। तो जहाँ बैकवर्ड एरिया हुआ करते थे वहाँ पब्लिक सेक्टर्स काम करती थी, अर्थात पब्लिक सेक्टर्स ने उन एरियाओं को डेवलप्ड किया। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक स्केल्स लाई, रिस्ट्रिक्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंसंट्रेशंस, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस। फिर इसके बाद में पब्लिक सेक्टर्स रिफॉर्म्स आया 1991, ठीक है ना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991, LPG, जिसमें गवर्नमेंट ने अपने आप को लिबरलाइज किया। लिबरलाइज करने के बाद में प्राइवेटाइजेशन किया, फिर ग्लोबलाइजेशन। इसमें जो है उसने अपने पब्लिक सेक्टर्स के जितने भी इंडस्ट्रीज थी उनको कम किया, मिनिमाइज किया, रिड्यूज किया। 8 तक लाई, फिर 3 तक लाई, अब 3 ही है इस समय। फिर मेमोरेंडम लाई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेकर के आई। इसके बाद में डिसइन्वेस्टमेंट, उसने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया इसमें, ठीक है ना। रीस्ट्रक्चर्स एंड रिवाइवल, इसके बाद में जो बीमार या सिक यूनिट्स थी, सिक इंडस्ट्री थी, उनको जो है दोबारा चालू करने के लिए BIFR का गठन किया गया।
बोर्ड बनाया गया जिससे कि जो बीमार कंपनियां दोबारा चल सकें, या जो है जो नहीं चलने वाली हैं, जो चल नहीं सकती आगे, उनको क्लोज किया जा सके। तो दीज आर द रिलेटेड टू द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स. So thank you very much.